आप सभी को मेरा नमस्कार। कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी किए गए इस ज्ञान दूत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस सत्र में चर्चा करेंगे आर्थिक वृद्धि दर के बारे में, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के बारे में, इसके जो कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में, जीडीपी के बारे में, ग्रॉस वैल्यू एडेड के बारे में तथा उस इकोनॉमिक ग्रोथ का एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे भारत के संदर्भ में कि वो कम क्यों है और इसे हम विभिन्न देशों के साथ तुलना करके समझने का प्रयास करेंगे। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट क्या होती है। तो जो आर्थिक वृद्धि दर है वो एक वर्ष में किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी या सकल मूल्यवर्धन जीवीए में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को आर्थिक वृद्धि दर कहते हैं। ये जो टर्म्स है इनको हम आगे और समझने का प्रयास करेंगे। जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये क्या होता है? इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की भौगोलिक सीमाओं में उत्पादित होने वाले अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। इसमें तीन बातें महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले एक वित्तीय वर्ष। भारत के संदर्भ में हम देखें तो ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना गया है। दूसरा, एक देश है जिसकी की फिजिकल बाउंड्रीज हैं या भौगोलिक सीमाएं हैं, उसके अंतर्गत जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं एक वर्ष में उत्पादित हुई हैं, और वो वस्तुएं कैसी वस्तुएं हैं? अंतिम वस्तुएं हैं। जो मध्यवर्ती वस्तुएं इस तरह की नहीं है बल्कि अंतिम वस्तुएं हैं। तो तीन बातें इसमें ध्यान देनी होगी जीडीपी की जब भी हम परिभाषा देखेंगे। इसमें एक वित्तीय वर्ष होगा, एक देश की भौगोलिक सीमाएं होंगी और वस्तुएं और सेवाएं जो उत्पादित हुई हैं वो अंतिम वस्तुएं और सेवाएं हैं होंगी, उनका योग हम जीडीपी के अंतर्गत देखते हैं। अब जब जीडीपी की गणना करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं कि उसमें शामिल होती है, कुछ उसमें शामिल नहीं होती है। तो जो महत्वपूर्ण चीज है जो शामिल होती है वो है कि विदेशियों द्वारा भारत की भूमि पर उत्पादित किए जाने वाले जो भी उत्पाद हैं, अर्थात भारत देश की सीमा में या भूमि पे कोई भी व्यक्ति चाहे वो विदेशी हो वो उत्पादन कर रहा है तो वो जीडीपी में शामिल होगा। इसके विपरीत अगर जो है भारतीयों द्वारा विदेशों में उत्पादित किया जाने वाला जो भी उत्पादन है वो हमारी जीडीपी में शामिल नहीं होगा। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी कैसे निकालते हैं? इसको हम अगर जो उत्पादन हुआ है, आउटपुट आया है, उसको कीमतों से गुणा कर देते हैं, यानी जीडीपी इक्वल्स टू आउटपुट इनटू प्राइस। अगर ये होता है तो जीडीपी हमारी निकल के आ जाती है। अर्थात कुल उत्पादन और उनकी कीमतों को आपस में गुणा करके हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? जीडीपी। तो जीडीपी दो कारण से बढ़ सकती है, एक तो उत्पादन बढ़े और दूसरा हो सकता है कि कीमतें बढ़े। तो बहुत बार ऐसा होता है कि उत्पादन नहीं बढ़ता है लेकिन कीमतें बढ़ने के कारण जो है जीडीपी हमें बढ़ी हुई दिखती है। अब जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? इसको हम इस रूप में समझ सकते हैं कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो किसी भी देश की वर्तमान स्थिति को बताती है कि उसका स्वास्थ्य कैसा है, वो सही चल रहा है, ठीक है। इसके बारे में हम निर्णय ले सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को देख के। इसके अलावा उसकी इकोनॉमी जो चल रही है उसकी गतिशीलता या वृद्धि की जो प्रवृत्ति है उसको भी हम इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के द्वारा माप सकते हैं। अर्थात एक देश की वर्तमान स्थिति को जानने के लिए और उसकी गतिशीलता या उसकी कितनी वृद्धि हुई है, उसका ट्रेंड क्या रहा है, उसको समझने के लिए हमें इकोनॉमिक ग्रोथ रेट की आवश्यकता होती है। अब जो सकल घरेलू उत्पाद होते हैं, जीडीपी होती है, उसमें कीमतों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए एक आधार वर्ष निर्धारित किया जाता है और उसके आधार पर ही आर्थिक वृद्धि की गणना की जाती है। भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो ये
जो है आधार वर्ष 2011 और 2012 को माना गया है। अब अगर हमें ग्रोथ रेट नापनी है तो हम मान लीजिए ये डेटा आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि 2019 और 20 जो है वहां उसमें हमें ग्रोथ रेट कितनी हुई पिछले साल की तुलना में, यानी 2018-19 में जो ग्रोथ रेट थी उसकी तुलना में 2019-20 में कितनी ग्रोथ रेट हुई है हमारी, उसको अगर हमें मापना है तो हम क्या देखेंगे, दोनों वर्ष जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं उनकी जीडीपी को देखेंगे। जैसे ये डेटा आप देख पा रहे हैं उसमें हमें जो आधार जो हमारे 2019-20 की जो जीडीपी है उसको, और जो दूसरे 2018-19 की जीडीपी है उसको हम लेंगे और उसमें डिवाइड कर देंगे उसको जो 2018-19 की जीडीपी है उससे, और मल्टीप्लाई उसको कर देंगे 100 से। देख जैसा कि आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं, तो एक्चुअल डेटा के आधार पे ये निकाला गया है और इसमें हम देख रहे हैं कि 4.9% जो है जीडीपी ग्रोथ रेट हमारी 2018-19 से की तुलना में 2019-20 में हुई है। तो ये एक फार्मूला है जिसके आधार पे हम इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को निकाल सकते हैं। अब जो जीवीए की बात हमने की थी, अर्थात ग्रोस वैल्यू एडेड जो होता है या सकल मूल्यवर्धन होता है, वो क्या होता है, तो इसको हम इस रूप में समझ सकते हैं कि जो हमारे कुल उत्पादन का मूल्य आया उसमें हम अगर मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य घटा दें तो हमारा जीवीए या ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है वो निकल के आ जाएगा। अर्थात अगर हमें इसको इस रूप में भी समझ सकते हैं कि किसी भी देश के सकल घरेलू उत्पाद में यानी जीडीपी में करों और सब्सिडी के समायोजन के बाद अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में मूल्यवर्धन का कुल योग जीवीए या ग्रॉस वैल्यू एडेड कहलाता है। तो हम सभी को ज्ञात है कि जीवीए जो होता है वो हमारे देश के संदर्भ में 2015 से प्रारंभ किया गया था। इससे पहले जीडीपी टर्म ज्यादा यूज करते थे हम, उसी को यूज किया जाता था। अब जो है ग्रॉस वैल्यू एडेड टर्म्स का यूज करते हैं और ये जो है प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग अलग इसका आकलन किया जाता है। और जैसे कि आपका कॉटन इंडस्ट्री ले लिया, प्लास्टिक इंडस्ट्री ले लिया, स्टील इंडस्ट्री ले लिया, इन सब में जो उत्पादन हुआ या उसका वैल्यू जो आया उनको अगर जोड़ देते हैं तो कुल योग जो है वो अर्थव्यवस्था का जीवीए हो जाएगा। तो प्रत्येक क्षेत्र का जीवीए या ग्रॉस वैल्यू एडेड या जो सकल मूल्यवर्धन जोड़ा उसको अगर हर क्षेत्र का अलग अलग जोड़ लेंगे तो पूरी अर्थव्यवस्था का जीवीए आ जाएगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड, इनका अगर अलग इनको समझने का प्रयास करें, अंतर इनमें देखें, तो हम इस रूप में इसको समझ सकते हैं कि जो जीडीपी होता है वो जीवीए ऑफ ऑल सेक्टर्स प्लस इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस और माइनस उसमें सब्सिडी कर देते हैं। अर्थात जो जीडीपी होती है उसमें जीवीए सभी क्षेत्रों का वो शामिल होता है, इसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्सेस या अप्रत्यक्ष कर भी शामिल होते हैं और जो सब्सिडी या अनुदान होते हैं वो उसको माइनस हो जाते हैं उसमें से, तो वो जीडीपी आ जाता है। अब जब जीवीए की गणना करते हैं हम, ग्रॉस वैल्यू एडेड की गणना करते हैं, तो जीडीपी में से हम माइनस कर देते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस को, अप्रत्यक्ष करों को, और सब्सिडी जो सरकार देती है उसको जो है प्लस कर लेते हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस का उत्पादन में कोई योगदान नहीं रहता। और लेकिन सब्सिडी जो सरकार देती है वो एक तरह से उसका उत्पादन का मूल्य होता है और उसका कुछ शेयर जो है सरकार उपभोक्ता को या जो है जनता को दे देती है। तो इसलिए सब्सिडी को इसमें जोड़ देते हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं उनको घटा देते हैं। तो इस तरह से जीवीए हमारा आ जाता है।
तो इसको हम अगर एक उदाहरण से भी समझने का प्रयास करें, तो जो जीडीपी है, मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपए है और अप्रत्यक्ष कर 10 रुपए लगा दिया और जो अनुदान या सब्सिडी जो है 2 रुपए दे दी। तो इसका अगर जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो वस्तु का मूल्य 100 रुपए था, उसमें अप्रत्यक्ष कर जो है, इनडायरेक्ट टैक्स आपने जोड़ दिया और माइनस आपने सब्सिडी घटा दी, तो ये 108 रुपए आपका जीडीपी है। ठीक है। अब इसी एग्जाम्पल को अगर हम जीवीए की गणना करें इसी से, तो इसमें हमारी जीडीपी कितनी आई? 108 इकाई आई जो भी, और इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने थे? 10, तो वो घटा दिए और सब्सिडी जो दी वो प्लस कर दी, तो ये आ गया 100 रुपए। तो जो वस्तु का मूल्य था वो ही अब जो है जीवीए के रूप में हम देख पा रहे हैं। तो इस तरह से जीवीए जो है वो बेटर तरीका है कैलकुलेट करने का, किसी भी अर्थव्यवस्था है उसकी वास्तविक स्थिति को समझने का, उसकी वास्तविक वृद्धि को समझने का और उसकी स्वास्थ्य को समझने का। अब जीडीपी की तुलना में जीवीए अधिक युक्ति संगत है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि एक तो हम देख रहे हैं कि ये नीति निर्माण में बहुत ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि ये क्या है, प्रत्येक क्षेत्र के कुल वास्तविक उत्पादन को बताता है और इसीलिए जो इससे हम पता लगा सकते हैं कि किस क्षेत्र को हमें मोटिवेट करना है, किस क्षेत्र में ज्यादा ध्यान देना है, किस क्षेत्र में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना है और इसके लिए जो है अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग नीतियां बनती हैं, तो स्पेसिफिक जो है पॉलिसीज उसके लिए निर्धारित कर सकते हैं, जिस क्षेत्र को आगे बढ़ाना है उसके लिए जीवी के आधार पर। दूसरा जो वैश्विक डेटा है, उनके दृष्टिकोण से भी इसमें एकरूपता हमें मिलती है, क्योंकि जो ये पैरामीटर है आर्थिक प्रदर्शन को मापने का, ये 2008 से संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रीय लेखा प्रणाली जो है एसएनए के अनुसार इसको मान्यता दी गई और इसमें जो लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है या फॉरेन कैपिटल जो लगती है उसको आकर्षित करना है हमें, तो जीवीए के आधार पे ही वो गणना करते हैं। अगर जिनकी जीवीए अच्छी है तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होता है और निवेश भी, पूंजी भी ज्यादा उसके अंतर्गत विदेशी आ पाती है। इसके अलावा जो वास्तविक आर्थिक परिदृश्य का आकलन भी जीवीए के आधार पर हो सकता है। अब जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है, उसकी चुनौतियां ये है कि ये जो है डेटा के जो सोर्सेज है जिससे हम डेटा प्राप्त कर रहे हैं, उसकी जो एक्यूरेसी है उस पर बहुत ज्यादा निर्भर है। उनका जो है सही होना, सटीक होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट योगदान होता है उसमें इसका। और दूसरी बात ये कि बहुत सेंसिटिव है, अगर थोड़ी सी भी कमी है, त्रुटि है उसकी कार्यप्रणाली में, तो ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। इसलिए इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखना होता है कि जो इसके अंतर्गत काम में ली जा रही है कार्यप्रणालियां, वो त्रुटिपूर्ण ना हो। अब अगर हम देखें, जो एनालिसिस करें हम भारतीय संदर्भ में भारत की आर्थिक वृद्धि दर का, तो हम इसमें आगे जाके जो स्लाइड है उसमें देखेंगे कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि दर का ट्रेंड है वो घट रहा है और इसमें आगे ये भी देखेंगे कि हमें इसमें सुधार के क्या क्या उपाय हम काम में ले सकते हैं। तो 2016 से हमारी जो आर्थिक वृद्धि दर निरंतर गिर रही है, भारत के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, और इसका प्रमुख कारण जो है वो घरेलू मांग में कमी और विदेशी क्षेत्र जो है उसकी मांग में कमी रही है। तो घरेलू मांग में कमी के जो घटक हैं वो है प्रमुख रूप से बढ़ती हुई बेरोजगारी और रियल एस्टेट है। इसके अलावा ऑटो और टेक्सटाइल क्षेत्र में जो मंदी आई उसका प्रमुख कारण रहा है घरेलू मांग में कमी। और जो विदेशी मांग में कमी हुई है उसके प्रमुख घटक रहे हैं वो है कि 2017 में विश्व में आई आर्थिक मंदी, और इसका कारण था कि अमेरिका और चीन द्वारा संरक्षणवादी नीतियों को अपनाना, जिसके कारण विदेशी मांग में कमी आई।
अब जब हम देख रहे हैं, जब हमने एनालिसिस किया तो हमने पाया कि जो ब्रिक्स देशों के संदर्भ में अगर देखें तो जैसा कि स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि भारत में जो मंदी की शुरुआत हुई है वो 2016 से ही शुरू हो गई है, जबकि विश्व में 2017 में वैश्विक मंदी का प्रभाव आया था। तो विश्व तथा प्रमुख राष्ट्रों के जो प्रमुख राष्ट्र थे उनमें 2016 से 17 के मध्य आर्थिक वृद्धि दर बढ़ी है, जबकि इसी दौरान भारत की आर्थिक वृद्धि दर में तीव्र गिरावट आई थी और विश्व की आर्थिक वृद्धि दर में वर्ष 2017 से 18 में गिरावट आई है और इसी दौरान दक्षिण अफ्रीका तथा भारत में वृद्धि दर गिरी है, जबकि ब्राजील और रूस की वृद्धि जो है वो हल्की सी बड़ी है। अब ब्रिक्स देशों के को अगर देखें तो जैसे ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है और इसके संदर्भ में देखें तो वर्ष 2018-19 में विश्व की आर्थिक वृद्धि दर में तीव्र गिरावट आई है और इसी प्रकार भारत, रूस और दक्षिण अफ्रीका में भी तीव्र गिरावट देखने को मिली, जबकि चीन की आर्थिक वृद्धि दर में गिरावट हुई किंतु गिरने की दर कम रही है और ब्राजील की लेकिन जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट थी वो उसमें बढ़ोतरी हुई है। तो भारत की गिरती आर्थिक वृद्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय उच्चावचन एक कारण तो है, लेकिन ये एकमात्र कारण नहीं है, क्योंकि इसके जो आर्थिक वृद्धि गिरी है उसका प्रमुख कारण जो है उनमें घरेलू कारण भी जिम्मेदार है। तो जो हमारी आर्थिक वृद्धि दर गिरी है उसमें सुधार के उपाय हमें करने हैं, तो हमें समष्टि आर्थिक संकेतकों को देखने की जरूरत है। इसके अंतर्गत हमें राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में लाना होगा, उत्पादक व्यय को बढ़ाना होगा, क्रय शक्ति में वृद्धि करनी होगी, तभी हम इसको सुधार पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।